दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी परवरिश कोठे पर हुई होती है और आगे चल के उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव होता है कि जो कोई सोच भी नहीं सकता था। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल परिवार सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों ये कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में लेकर के आऊँगी। दोनों पार्ट आज ही अपलोड होंगे, तो कहानी को पूरा देखने के लिए आप लोग दोनों पार्ट को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शशि और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रीति शशि में। दोस्तों आज की कहानी शुरू होती है मुंबई से। मुंबई में एक ट्रेन होती है गोरखपुर, मुंबई गोरखपुर एक्सप्रेस। उसमें शाम के 7 बजे एक लड़की भागते हुए आती है और एक स्लीपर कोच में चढ़ जाती है। स्लीपर कोच में चढ़ने के बाद वो लड़की सामने की सीट पर जाती है। उस सीट पे एक लड़का बैठा होता है और उससे कहती है कि मेरी हेल्प करो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। लड़का कुछ समझ पाए इसके पहले वो ट्रेन में जो सीट के नीचे की जो जगह होती है, स्पेस होती है जहाँ हम लोग सामान रखते हैं, वहाँ पे छुप जाती है। करीब 20-25 मिनट वहाँ वो छुपी रहती है। जब देखती है कि ट्रेन चल रही है और थोड़ी दूर निकल आई है तो वो सीट से नीचे से निकलती है और आकर के बगल में बैठ जाती है। सीट पर जो लड़का बैठा होता है वो बड़ा हैरान सा होता है कि इस लड़की को क्या हुआ, ये भाग कर के आई और सीट के नीचे छुप गई। खैर अनजान होते हैं दोनों लोग, तो कोई कुछ बोलता नहीं है किसी को, ना कोई कुछ बताता है। अब लड़की आकर के लड़के के बगल में ही उसकी सीट पर बैठी होती है तो उससे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो लड़का बोलता है कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ पेपर देने आया था, एग्ज़ाम देने आया था अपना और जॉब के लिए, और अब मैं वापस अपने घर लखनऊ जा रहा हूँ। तो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं भी लखनऊ ही जा रही हूँ। तो लड़का पूछता है कि आप लखनऊ में किस जगह जा रही हो? तो वो कहती है मुझे नहीं पता, मैं लखनऊ पहुँच करके जगह का नाम जिनके पास मैं जा रही हूँ उनको कॉल करूँगी और वो मुझे लेके आएँगे, उनका एड्रेस है मेरे पास, मैं भी लखनऊ ही जा रही हूँ। लड़का बोलता है कि अगर आपको जगह का नाम पता होता तो शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाता। तो कहती है नहीं, मेरे पास एड्रेस लिखा हुआ है कागज़ में, मेरे बैग में पड़ा हुआ है और मैं उसी एड्रेस से पहुँच जाऊँगी। चूँकि मुंबई से लखनऊ की दूरी करीब 23-24 घंटे लगते हैं वहाँ तक आने में। लड़की के पास टिकट नहीं होता है, 2-3 घंटे के बाद क्या होता है कि टीटी आता है और टीटी बोलता है कि टिकट, लड़के से टिकट माँगता है तो लड़का टिकट दिखा देता है। जब लड़की के पास टीटी पहुँचता है तो लड़की बोलती है मेरे सर मेरे पास टिकट नहीं है, क्योंकि मुझे अर्जेंटली जाना पड़ा और मैं टिकट ले नहीं पाई हूँ, आप चाहिए तो मेरा टिकट यहीं पर बना दीजिए। तो टीटी कहता है ठीक है, वो विद पेनल्टी उसका टिकट बनाता है और टिकट बनाने के बाद उसे कहता है कि अभी सीट कोई खाली नहीं है, आपकी टिकट वेटिंग की है। लड़की बोलती ठीक है, मैं कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगी उसको, मैं मैनेज कर लूँगी, और टीटी चला जाता है। ये अपने बारे में बताना शुरू करती है कि मैं मुंबई से आ रही हूँ और मुझे भी लखनऊ ही जाना है। लड़का ही बताना शुरू करता है, अपनी फैमिली की बातें बताते हैं। सब लोग अपनी-अपनी पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, उसके बाद फैमिली के बारे में बात करते हैं। ऐसे बातों का सिलसिला चलता रहता है। करीब रात के जब 11-12 बजते हैं तो सबको नींद आती है, उसको भी नींद आ रही थी। वो सीट पर बैठे-बैठे ही अपना सर झुका देती है, नींद में उसको होश नहीं रहता है और लड़के के सर पे कंधे पे वो सर रख देती है। लड़का भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि 4-5 घंटे में इतनी अच्छी दोस्ती और फीलिंग्स एक आ रही थी कि लड़का उसको हटाता नहीं है और लड़की वैसे ही उसके कंधे पर सर रख के सोती रहती है। करीब 1 से डेढ़ घंटे के बाद जब लड़की की आँख खुलती है तो लड़की बोलती है कि सॉरी, मुझे नहीं पता चला, मैं कब सो गई और प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मुझे। लड़का बोलता है कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान ना हो। फिर वो कहता है कि ऐसा है कि ये मेरी सीट है, आप इस पे सो जाओ और मैं नीचे फर्श पे कुछ बिछा कर के सो जाता हूँ। लड़की बोलती है नहीं, नहीं, ये सीट आपकी है, आप सो, और मैं नीचे फर्श पे बिछा के सो जाती हूँ। तो ऐसे ही करते-करते थोड़ी देर हो जाती है, फिर लड़का कहता है आप फ़ॉर्मेलिटी मत करिए, आप सो जाइए इस पे, मैं नीचे सो जाता हूँ। लड़का नीचे फर्श पे बिछा के सो जाता है और लड़की सीट पर ही बैठी रहती है और थोड़ी देर बाद वो भी सो जाती है। सुबह होती है, फिर ये लोग जागते हैं आपस में। लड़की तो अपने साथ कुछ नहीं लाई थी, लड़का भी अपने साथ कुछ लेके खाने-पीने की चीज़ें नहीं आया था। ट्रेन में ही ये लोग नाश्ता मँगाते हैं, खाना मँगाते हैं, खाते-पीते। दूसरे दिन शाम को ट्रेन जो है लखनऊ जंक्शन पहुँचती है, क्योंकि 22 से 24 घंटे का सफ़र था करीब। दूसरे दिन जंक्शन पे पहुँचती है, लड़का उतरता है, लड़की भी उतरती है पीछे से, और जब ये लोग प्लेटफ़ॉर्म से बाहर निकल के आते हैं, रोड पर आते हैं तो लड़का बोलता है आपको किस साइड जाना है? अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूँ कि आपको इधर से ऑटो-वॉटो कहाँ मिलेगी, अगर आप पहली बार आए हो तो। लड़की बैग खोलती है और बैग खोल के बोलती है कि कुछ ढूँढने लगती है, जब उसको नहीं मिलता है तो बोलती है ओह शिट यार! मैं अपना एड्रेस लाना तो भूल ही गई, मुझसे मुझे जिस कागज़ में मैंने एड्रेस लिखा था वो तो एड्रेस ही मेरे पास नहीं है। अब मैं कैसे खोजूँ, लोगों को कैसे जाऊँ? तो लड़का बोलता है कि कोई बात नहीं, आप कॉल कर लो, अगर आपके पास नंबर हो तो आप उनको बुला लो कॉल करके, वो लोग ले जाएँगे या मुझे एड्रेस बता देंगे वो, तो मैं आपको वहाँ तक छोड़ आऊँगा। लड़की नंबर मिलाती है कुछ और बताती है कि नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा है, अब मैं क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊँ?
लड़के से बोलती है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मुझे अपने साथ अपने घर ले जा सकते हैं? क्योंकि मैं यहाँ रात में कहाँ रुकूँगी, ना मेरे पास एड्रेस है, ना उनका फ़ोन लग रहा है। जैसे ही उनसे कॉन्टैक्ट होगा मैं उनके पास चली जाऊँगी। तो लड़का पहले तो हिचकिचाता है कि फैमिली में मैं क्या बताऊँगा और कैसे मैनेज करूँगा सब कुछ। फिर वो भी सोचता है कि खूबसूरत सी लड़की और शाम रात का टाइम हो रहा है और ये कहाँ रहेगी जब उसका कोई एड्रेस नहीं है, नई-नई लखनऊ में पहली बार आई हुई है। वो बता चुकी होती है उसको कि मैं लखनऊ में पहली बार आई हूँ, मैं इसके पहले कभी नहीं आई थी। लड़का ये सोच सारी चीज़ बातें सोच करके और अपने घर उसको ले जाता है। डोरबेल बजाता है, सब लोग परेशान हो जाते हैं कि किस लड़की को ले आया। खैर वो घर के अंदर जाता है और घर के अंदर जा कर के लड़का अपने माँ-बाप से इंट्रोड्यूस कराता है उस लड़की का और उसकी पूरी कहानी अपने घरवालों को बताता है कि लड़की लखनऊ आई है, पहली बार लखनऊ आई है मुंबई से और इसका एड्रेस जिसमें लिखा हुआ था वो खो गया है और कॉन्टैक्ट भी नहीं हो पा रहा है इसके रिश्तेदारों से। तो कैसे क्या किया जाए इसलिए इसने रिक्वेस्ट की तो मैं ले आया। लड़के के माँ-बाप भी कहते हैं कि बेटा तुमने ठीक किया। एक अकेली लड़की अनजान शहर में जहाँ इसको कुछ पता भी नहीं है, वहाँ छोड़ना ठीक नहीं था। कोई बात नहीं इसको अपने यहाँ रख लेते हैं, जब इसका कॉन्टैक्ट हो जाएगा इसकी फैमिली वाले से तो इसे वहाँ छोड़ आएँगे। लड़की जिस घर में जाती है उस घर में लड़के की बहन की शादी होती है और बहन की शादी का माहौल चल रहा होता है, उसको बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है, उसको आना-जाना होता है। तो जो लड़की होती है, लड़की का नाम होता है रीमा। रीमा जो होती है उसकी बहन की शादी में बहुत हेल्प करती है, उसे शॉपिंग कराती है, उसके साथ मार्केट जाती है, घर के भी काम-काज में हाथ बटाती है। मतलब घर के सदस्यों के साथ वो बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह बिहेव करती है, एक फैमिली मेंबर की तरह रहती है और सब लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। शादी की तारीख धीरे-धीरे नज़दीक आ जाती है। शादी के 2 दिन ही बचते हैं कि जो लड़की होती है, लड़के की बहन होती है, उसकी ससुराल से फ़ोन आता है, लड़की की ससुराल से फ़ोन आता है कि मुझे शादी में कैश जो है वो 2 लाख रुपए, 2,51,000 रुपए मुझे कैश चाहिए नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगा। जब लड़की घर वालों को ये चीज़ पता चलती है कि लड़के के घर वाले 2,51,000 रुपए की माँग कर रहे हैं, नहीं तो शादी करने से मना कर रहे हैं, तो लड़के के जो पिता होते हैं बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि फैमिली बहुत गरीब होती है। 10-12 हज़ार की नौकरी उसके सिर्फ पिताजी कर रहे होते हैं, जीविकोपार्जन का और कोई साधन नहीं होता है, घर में और कोई कमाने वाला नहीं होता है। बेटा कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है, वो भी नौकरी की चाह में होता है। ये सब लोग परेशान हो जाते हैं कि इतना इंतज़ाम 2,50,000 रुपए का इंतज़ाम कहाँ से होगा? फिर सब एफडी वगैरह सब जब देखी जाती है तो ये होता है कि चलो इतने पैसों का इंतज़ाम हो गया, 1,80,000 का इंतज़ाम हो गया है। 70,000 रुपए कुछ 70 एक 70-80,000 रुपए कुछ कम पड़ रहे थे, तो सोचते हैं कि जो उनके पिताजी होते हैं, लड़की के पिता होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं लोन ले लूँगा अपने कंपनी से लोन ले लूँगा, तो मैं धीरे-धीरे चुकता करता रहूँगा, थोड़ी दिक्कतें आएँगी, खैर कुछ नहीं मैं दिक्कतें का सामना कर लूँगा। और लड़की के पिता यही सब सोचते हैं, तब तक रीमा जो लड़की होती है वो आती है, जो लड़की उसको स्टेशन पे मिली होती है, रीमा उसका नाम होता है, वो आती है और बोलती है अंकल जी आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं आपको पैसे देती हूँ, आप मुझे बाद में वापस कर दीजिए। तो रीमा अपने पास से 1,00,000 रुपए उनको देती है, हाँ, लड़के के पिता को देती है और कहती है अंकल जी आप टेंशन मत लीजिए, आप शादी-ब्याह निपटाइए, आपके पास जब हो जाए तो मुझे वापस कर दीजिएगा। लड़के के पिता खुशी-खुशी पैसों को ले लेते हैं क्योंकि इतनी बड़ी समस्या उस एक अनजान लड़की ने सॉल्व कर दी, खुशी का माहौल होता है, उसके साथ भी सब फ़ैमिलियर व्यवहार करते हैं और शादी हो जाती है। शादी की डेट आ जाती है, तो लड़की घ शादी हो जाती है, शादी के बाद कम से कम 8-10 दिन बीत जाता है, तो लड़के के पिताजी कहते हैं कि बेटा इस शादी की उसमें हमें याद ही नहीं रहा कि तुम्हें भी अपने घर जाना है। चलिए अब आपके फैमिली वालों को ढूँढने की कोशिश करते हैं और आपको उन तक पहुँचा दें। हो सकता है वो लोग भी परेशान हो रहे हों क्योंकि उनको अगर आपके आने की खबर होगी, तो आपके फैमिली वाले और वो भी परेशान होंगे। तो लड़के के पिता उस किसी तरह कॉन्टैक्ट से नाम वगैरह कुछ पूछ करके कहते हैं मुझे कुछ बताओ तो मैं ढूँढने की कोशिश करता हूँ कि वो लोग कहाँ रहते हैं। लड़की कुछ बताती है, ऐसे ही बताती है कि लड़की को क्योंकि पहले कभी आई नहीं होती तो लड़की कहती है अंकल जी मुझे आगे बारे में कुछ भी नहीं पता और मैंने तो सिर्फ कागज़ में ही लिख रखा था और कागज़ मेरे पास से खो गया है, तो मैं आपको कैसे कुछ बताऊँ? तो कहता है कॉन्टैक्ट कैसे किया जाए? तो वो फ़ोन नंबर ही एक देती है। उस फ़ोन नंबर के सहारे वो लोग कुछ ढूँढने की कोशिश करते हैं। अब लड़की अपना सामान पैक कर रही होती है कि जैसे ही कुछ पता चल जाएगा वहाँ मैं चली जाऊँगी। तब तक लड़का उसके पास आता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो रीमा कहती है कि हाँ बताओ, अनुज नाम होता है लड़के का, बोलती है हाँ अनुज बताओ क्या बात करनी है। तो कहता है रीमा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जब से हम लोग मिले हैं और इधर करीब तुम 20-25 दिन से मेरे घर में भी रह रही हो और तुमने मुझे अपनी सारी बातें बताई। उस हिसाब से मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो और मुझे तुमसे शादी करनी चाहिए। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे?
तो रीमा कहती है कि देखो अच्छे तो तुम भी मुझे बहुत लगते हो और मुझे फैमिली भी बहुत पसंद है, मुझे अपने घर जैसी लगती है। लेकिन मेरे जीवन की कुछ सच्चाइयाँ हैं, जिसको कि अगर आप सुनोगे तो हो सकता है मुझसे शादी ना करो। लेकिन मैं चाहूँगी कि जो रिश्ता है वो झूठ पर ना टिका हो, सारी सच्चाइयों का पता चलना चाहिए आपको भी और आपके घरवालों को भी। सारी सच्चाई जानने के बाद भी अगर आपके घरवाले मुझसे शादी करने के लिए तैयार होंगे, तो मैं आपसे ज़रूर शादी करूँगी। तो जो लड़का होता है वो कहता है कि बताओ तुम्हारी क्या सच्चाई है जिसके बारे में तुम इतना परेशान हो? तो लड़की कहती है कि सबसे बड़ी सच्चाई मेरी ये है कि मैं एक वेश्या की लड़की हूँ और मेरी माँ मुंबई के रेड लाइट एरिया में रहती है। लड़का ये सुनता है तो बहुत शॉक्ड हो जाता है, उसको ये भरोसा ही नहीं होता है कि अरे एक वेश्या की लड़की के साथ मैं इतने दिनों तक रह रहा था। लड़के के जब घर वालों को पता चलता है तो भी शॉक्ड होते हैं, उनको भी ये बुरा लगता है कि वेश्या की लड़की हमारे घर में रह रही थी। फिर वो लोग लड़के के जो पिता होते हैं वो लड़की से कहते हैं, रीमा से कहते हैं कि ऐसा है तुम आज के आज अपना सामान पैक करो, हमारे यहाँ से चली जाओ, किसी होटल में रहो जा करके, हमारे यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है तुमको, मेरे पास जैसे ही तुम्हारे पैसे हो जाएँगे मैं तुम्हें वापस कर दूँगा। ये सारी बातें जब लड़के की जो बहन होती है जिसकी भी शादी हुई होती है, जब उसको पता चलती है, तो वो अपने पति से कहती है कि मुझे मायके जाना है और मुझे कुछ काम है। क्योंकि वो अपने पिताजी को कुछ ऐसा बताना चाहती थी जिससे कि उसके पिताजी इस शादी के लिए तैयार हो जाएँ। तो ये वीडियो यहाँ तक लंबी हो गई। अगर आप जानना चाहती हैं कि इस लड़की के साथ आगे क्या हुआ है तो इसका नेक्स्ट पार्ट आप ज़रूर सुनिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।